मेरा नाम मनीष है। मिडिल क्लास घराने से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ को मेरी शादी का बड़ा ही अरमान था। हर दूसरे तीसरे दिन लड़की देखने चली जाती थीं, लेकिन उन्हें मेरे हिसाब की कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। अपनी माँ की नज़र में मैं किसी हीरो से कम नहीं था और उन्हें बहू भी खूबसूरत ही चाहिए थी। न जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुकी थीं और अब तक उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। मैं कितनी बार माँ को समझा चुका था कि माँ, पहले लड़की की तस्वीर देख लिया करें, लड़की पसंद आए तभी उसके घर जाया करें। हर बार लड़की को रिजेक्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। इस बात पर मेरी माँ मेरे कमर पर एक घूंसा रखती और कहती, तू तो अपनी जबान बंद ही रख, मैं खुद ही अपने हिसाब से लड़की ढूंढ लूँगी और देखना, मुझे मेरी मनपसंद लड़की बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। न जाने कितने रिश्ते कराने वालियों से मेरी माँ ने बोल रखा था और हर दूसरे तीसरे दिन लड़की को देखने चल पड़ती थीं। आज भी वो एक लड़की को देखकर आई थीं। कहने लगी, लड़की तो बड़ी ही प्यारी है, गोल मटोल सी है, भरा भरा शरीर है। मुझे तो भाई ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। जीरो फिगर के नाम पर सूखी हड्डियों जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, बस रंग थोड़ा हल्का सांवला है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा रंग भी तो ऐसा ही है, तो उससे तो थोड़ा साफ सुथरा ही रंग है। मैं चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहा। फिर भी मैं कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोरा चिट्टा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। जब तैयार होता तो 10 लोगों में मैं अलग ही नज़र आता था। वैसे ये बात तो माननी होगी कि इंसान चाहे कैसा भी हो, उसे अपना आप अच्छा ही लगता है। दूसरा उसके बारे में क्या ख्याल करता है, इसका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरा बड़ा भाई मेरी माँ का कमाऊ बेटा था, बस मैं ही निकम्मा था। ऐसी बात नहीं थी कि मैं कोई काम नहीं करता था, जॉब करता था, लेकिन तनख्वाह को इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आज के महंगाई के ज़माने में गुजारा हो जाए। उधर मेरी माँ को लड़कियाँ पसंद नहीं आती थीं और जो लड़की माँ को पसंद आ जाती, जब वो मुझे देखने आते तो मेरी तनख्वाह का सुनकर रिश्ता देने से मना करके चले जाते। पता नहीं उन लोगों को सिर्फ मेरी तनख्वाह ही क्यों नज़र आती थी। मैं कितना खुशशक्ल लड़का था, ये किसी को नज़र नहीं आता। खैर, जैसे तैसे करके मेरी माँ को लड़की पसंद आ ही गई, जो कि एक बैंक में नौकरी करती थी। उसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। मेरी माँ के कहने के अनुसार लड़की बड़ी ही सीधी सादी शरीफ मासूम बच्ची थी। मेरी माँ तो उसके गुण गाए जा रही थी। मैंने कहा, मुझे और तो किसी बात पर एतराज़ नहीं, लेकिन आप जानती हैं कि मुझे बस एक ही बात बुरी लगती है, और वो ये कि लड़की मोटी ना हो। ये सुनकर मेरी माँ ने उल्टा हाथ मारा था। कहने लगी, नहीं है इतनी मोटी, अच्छी खासी खाते पीते ख़ानदान की है, तो बस जरा सी गोल मटोल है। मैंने माँ की बात सुनकर अपनी भाभी की तरफ देखा था। मैंने कहा, भाभी आप ही मुझे बताएं कि लड़की कैसी है। मेरी भाभी भी साथ गई थीं। उन्होंने माँ की तरफ देखा तो माँ ने ना जाने उन्हें क्या इशारा कर दिया। कहने लगी, जो अम्मा बता रही हैं वैसी ही तो है। और मैंने ज़्यादा गौर से नहीं देखा था, लेकिन खाने का जितना भी सामान बनाया था नीलम ने अपने हाथों से बनाया था। अरे उसके हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है। मेरी माँ भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कहने लगी, एक तो लड़की नौकरी करती है, पैसे कमाती है, ऊपर से घरदारी भी आती है, और फिर क्या चाहिए तुझे। पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी की इशारेबाजियाँ मेरे दिल को सुकून नहीं दे रही थीं। लड़के वाले भी मेरी कम तनख्वाह के बावजूद मुझे पसंद करके जा चुके थे और मेरी माँ को भी लड़की में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। तो रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली इच्छा यही थी कि मैं लड़की को देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ कहने लगी, लड़की वालों के घर का ये रिवाज नहीं है कि लड़का लड़की अकेले में मिले। मैंने कहा, अकेले में नहीं, लेकिन सबके सामने तो लड़की को देख ही सकता हूँ ना। इस बात पर भी मेरी माँ ने मना कर दिया। मैंने कहा, अच्छा बाबा, उसकी तस्वीर तो दिखाई सकते हो। इस पर भी मेरी माँ ने मुझे 1000 बातें सुना दी। कहने लगी, लड़की के घर का माहौल बहुत ही पुराने ख्याल का है। उसके बाप और भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि शादी से पहले लड़का उनकी लड़की की तस्वीर भी देखे। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने कहा, माँ ये क्या बात हुई, आप लोग किस दौर में जी रही हैं, आजकल के दौर में ऐसी कोई नहीं करता। मेरी माँ कहने लगी, तुझमें आखिर लड़की देखने की इतनी इच्छा ही क्यों है, क्या अपनी माँ और अपनी भाभी पर विश्वास नहीं है। मेरी जिद को देखते हुए भाभी कहने लगी, माँ जी ठीक है, अगर ये तस्वीर देखना चाहता है तो मैं भेज दूंगी इसके नंबर पर, लड़की से अपने नंबर पर मंगवा लूँगी और बाद में इसे भेज दूंगी। अगले दिन मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई थी। वो लड़की तो बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, दुबली पतली सी थी। हाँ, बस चेहरा थोड़ा गोल मटोल सा था। मैंने कहा, यार ये तो ठीक है, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। मैं उसी तस्वीर वाली लड़की के सपने 3 महीनों तक आंखों में सजाता रहा। मेरे तो दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया था, दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक किया था शादी के लिए। मेरी माँ कह रही थी, दहेज भी अच्छा खासा दे रहे हैं।
जाहिर है कमाऊ बेटी है, मेरे बेटे की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले मैं कोई जवाब देता भाभी कहने लगी, अम्मा बस भी करें, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं। इतना भी निकम्मा नहीं है, 25,000 तो कमाता ही है। कुछ इसकी पत्नी कमाएगी तो घर अच्छा चल जाएगा। मैं भी खुश था कि पत्नी खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी और ऊपर से कमाती भी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी तो लॉटरी निकल आई हो। मैं बहुत ही खुशगवार मूड के साथ बारात लेकर हॉल में पहुंचा था। दुल्हन ब्राइडल रूम में थी। मेरे तो चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर बाद ही वो हसीन परी अपने जलवे बिखेरती हुई आने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर बाद वो दुल्हन बनी अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ आई थी, तो उसे देखकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। वो लड़की तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। इतना भारी भरकम शरीर, उसे देखकर तो मैं अपना अगला सांस लेना ही भूल गया था। अच्छी खासी मोटी थी और शादी के लहंगे में तो और भी ज़्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थोप रखा था। जब मेरे पास आकर धम से बैठी तो मेरी तो आधी जान ही निकल गई थी। मैंने एक ही नज़र अपनी भाभी और माँ पर डाली थी। दोनों ही मुस्कुराए जा रही थीं, दुल्हन की तारीफ़ें किए जा रही थीं और मेरा जी चाह रहा था कि जो फूलों के हार मेरी सास ने मुझे पहनाए थे वो वहीं उतार कर फेंक दूं और वहां से चला जाऊं। मैं इस वक्त तो बड़े ही गुस्से में बैठा हुआ था। मैं एक सांवली काली लड़की के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन इतनी मोटी लड़की के साथ तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ज़िंदगी गुजारता। कुछ देर बाद ही खाना लग गया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरी सास ने मुझे बहुत ही अच्छे ब्रांड की बड़ी कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे। मेरी भाभी को भी सोने की चैन दी थी। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो ये सब कुछ देख कर निहाल हुई जा रही थी, लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। विदाई के बाद जब हम लोग घर पहुँचे तो मेरी भाभी ने लड़की को मेरे कमरे में लाकर छोड़ दिया। मेरी माँ कहने लगी, भाई बहुत थकान हो गई, बहुत मज़े का खाना दिया था दुल्हन वालों ने, सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया। ये कहकर कहने लगी, अच्छा चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। मेरी माँ ने जब मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे देखा तो कहने लगी, तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है, जा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा, दुल्हन है वो? दुल्हन ऐसी होती है? अरे पूरा ढोल है अम्मा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ मोटी लड़कियों से चिढ़ है। मेरे लिए किसी मोटी लड़की को पसंद मत करना। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, मोटी थोड़ी है, बस थोड़ी सी गोल मटोल है। मैंने कहा, 100 से ऊपर वजन होगा उस लड़की का। आपने क्या सोचकर मेरी शादी की है उससे? मेरी माँ कहने लगी, और क्या परिस्तान की कोई परी लाती तेरे लिए? 25,000 पर कौन अपनी बेटी देता तुझे, और वो भी खूबसूरत। मैंने कहा, अम्मा ना होती वो खूबसूरत, भले काली होती, लेकिन इतनी मोटी लड़की मुझे नहीं चाहिए थी। अम्मा, ना तो मैं कमरे में जाऊंगा ना ही उसे अपनाऊंगा। वो आपकी पसंद की बहू है, उसे आप ही संभालें। ये सुना था कि मेरे पापा, जो काफ़ी देर से खामोशी से बैठे थे, हम माँ बेटी की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। मेरा ये कहना था कि पापा मेरे पास आए और मेरा गिरेबान पकड़कर गुस्से से कहने लगे, अगर तुमने कोई भी तमाशा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा कद मुझसे ऊंचा निकल आया है। मैं इतना मारूंगा तुम्हें कि तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा। तमीज़ से कमरे में जाओ और उस लड़की के साथ वैसे ही पेश आना जैसा कि एक लड़के को अपनी पत्नी के साथ पेश आना चाहिए। अगर मुझे ज़रा भी कोई शिकायत तुमसे मिली तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मेरा बाप तो मुझ पर यूँ भड़क रहा था जैसे मैं कोई 10 साल का बच्चा हूँ और ज़बरदस्ती वो मुझे अपनी बात मनवा लेंगे। मैं खामोश हो गया और अपने कमरे में भी चला गया। वो दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखते ही मेरा मूड ख़राब हो गया था। दिल तो चाहा कि उसे खरी खरी सुना दूं कि वो मेरे काबिल है ही नहीं, लेकिन फिर अपने बाप की बातें याद आने लगीं। मैं समझ गया था सारा खेल पैसों का है। इस लड़की की माँ ने जो सोने के जेवरात मेरे घर वालों को दिए हैं, ये उसी का रौब है। लेकिन मेरे लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। मजबूरन ही सही मैं उस लड़की के सामने जाकर बैठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी। शायद इस बात के इंतज़ार में थी कि मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, मोहब्बत की बातें करूँगा। जिस लड़की का ख्याल मैंने किया था ये वैसी थी ही नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि मेरी भाभी ने जिस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई थी वो एक फ़िल्टर था। हाँ, शक्ल सूरत इसी लड़की से मिलती जुलती थी। मैंने जब मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी, मैंने कहा, इसे खुद ही पहन लेना। और ये सुनकर अचानक ही उसने मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा, देखो मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी हाई हो गया है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर मैं वॉशरूम में चला गया और वहाँ से फ्रेश होकर आकर बेड पर लेट गया।
ना मैंने उस पर गुस्सा कर सकता था और ना ही ये कह सकता था कि मेरे बेड से अपना भारी भरकम शरीर लेकर सोफे पर लेट जाओ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जो धमकी दी थी वो सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख देते। पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों के जज्बातों से क्यों खेलते हैं। उन्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही ना करता। हो सकता है 1 साल में मेरी नौकरी अच्छी जगह लग जाती या फिर यहीं पर मेरा प्रमोशन हो जाता। क्या पता मेरी सैलरी 25 से 50 हज़ार भी हो जाती या फिर 70 से 80 हज़ार भी हो सकती थी। लेकिन मेरे बाप ने तो समझा था शायद मैं ज़िंदगी भर 25 हज़ार ही कमाता रहूँगा। मैं अपने मन ही मन अपनी सैलरी को खुद ही अपने हिसाब से बढ़ा रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो मेरे सर पर सांड जैसी पत्नी को डाल दिया था, जो मेरे साथ जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। खैर, मैं बेड के दूसरे किनारे पर लेट गया था। अपनी साइड का लैंप भी ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लैंप अब तक जल रहा था। अब वो अभी तक बेड पर बैसी की बैसी बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद न थी जो मैंने उसके साथ किया था। थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम में चली गई। मेरा दिल तो बुझ कर रह गया था। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने आज की रात के लिए। खैर, वो वॉशरूम से वापस आई, कब सोई मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैं सो चुका था। मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो अब भी गहरी नींद सो रही थी। मैंने बेध्यानी में करवट बदली थी कि मेरी आँख खुलते ही मैंने उसका चेहरा देखा था। मोटे मोटे नैन नक्श, भद्दे से, बिल्कुल उसके शरीर की तरह। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गया। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे भी जगा दिया था। मैंने कहा, बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जाना। फिर मैंने उससे ये भी कहा था कि अच्छा होगा मेरी और तुम्हारी कोई भी बात बाहर न पहुँचे। इस बात पर उसने अपना सर हिला दिया था। मुझे जल्द से जल्द अब पैसा कमाना था और उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकालना था। मैं हर चीज़ कंप्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ कभी भी शादी को स्वीकार नहीं कर सकता था। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैंने उसे छूने की भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मैंने उसे देखने अभी ज़रूरी नहीं समझा था। 8 दिन बाद वो लड़की कहने लगी, आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा, क्या मतलब है? हालांकि मैं उसकी बातों का मतलब समझ चुका था, लेकिन फिर भी मैं अनजान बन गया था। वो कहने लगी, हमारी शादी को 8 दिन हो गए हैं, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर मैंने मोबाइल से उसकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, ये तुमने ऐसी ही भाभी को भेजी थी, फिल्टर के साथ? कहने लगी, नहीं तो मैं जैसी हूँ मैंने वैसी ही तस्वीर भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने ही फिल्टर लगाया हो। मैंने अपना आप किसी से छुपाया नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो यही एडिट की हुई तस्वीर आई थी। अब मुझे बताओ, जिस लड़के ने उस लड़की के सपने देखे हों वो तुम्हें कैसे अपना सकता है? देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। मेरा ये कहना था कि वो कुछ देर तो चुपचाप मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कहा, तो तुम क्या कर लेती? वो कहने लगी, मैं उसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वालों से पूछती कि आप लोगों ने पहले अपने लड़के की रजामंदी क्यों नहीं ली थी, और फिर बाद में मैं अपने घर चली जाती, ताकि सबको ये मालूम हो जाता कि मैं जैसी गई थी वैसी ही लौटी हूँ। शादी के 8 दिन बाद आप मुझसे मेरी सफाई मांग रहे हैं, और वो भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे धमकी दी थी। वो कहने लगी, कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फिल्टर आपकी भाभी ने लगाकर आपको तस्वीर भेजी थी तो इसमें मेरी क्या गलती है? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है तो मैं सजा क्यों भुगतूं? देखिए, मैं उन लड़कियों में से हरगिज नहीं हूँ जो चुपचाप मर्द के जुल्म को बर्दाश्त करती रहें। आपकी नापसंदीदगी को मैं सारी जिंदगी सुनती रहूंगी। नो नथिंग। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। मैं जानता था अब कौन सा तमाशा लगने वाला है। मैंने कहा, नीलम मेरी बात सुनो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बाप के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। वो तो उस लड़की के सामने ही मुझे मारना शुरू कर देते और मेरी इज्जत खराब हो जाती। मुझे अंदर ही अंदर डर भी महसूस हो रहा था। वो लड़की तो वाकई बहुत तेज और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। मैंने कहा, किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ बेशक ये मेरी मर्जी के खिलाफ है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद को समझा लूँगा। ये कहकर मैं उसे बस टालना चाहता था। वो कहने लगी, कितना समय चाहिए? उसने हाथ से मेरा बाजू छुड़ाया था और दोनों हाथ बांधकर मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ हो चुका है उसे स्वीकार कर लूँ। वो अपने कंधे उचकाकर कहने लगी, देखिए, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं सालों साल आपका इंतज़ार नहीं कर सकती कि कब आप मेरे बारे में सोचेंगे और समझौता करेंगे।
देखिए, आपका जो भी फैसला है मुझे जल्द से जल्द बता देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई अच्छा फैसला ले सकूं। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, बस ये कोशिश करने लगा कि अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकूं। कुछ दिन बाद नीलम ने भी बैंक की नौकरी शुरू कर दी थी। मेरी माँ तो उसके बारी सदके जाती रहती थी, लेकिन मुझे वो एक आंख नहीं भाती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसने जल्दी से दुपट्टा लिया था। मैं मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था। उस ढोल जैसी औरत में भला देखने वाली कौन सी चीज़ थी जो वो मुझसे छुपा रही थी। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बहुत सी जगह पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था और अचानक ही मुझे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद तो मेरी खुशी की हद न रही जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई थी। मैं बहुत खुश था। जब अपने माँ बाप को ये खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और कोशिश को सराहने के कहने लगे कि देख लो नीलम, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आई, तुम जैसे नाकारा इंसान को भी कामयाबी मिलना शुरू हो गई। सच्ची कहते हैं रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया था। मैं तो बहुत खुश था। अच्छा है मुझे नौकरी मिल गई। मैं सोच चुका था कि अब जल्द से जल्द नीलम को तलाक दे दूंगा, लेकिन उन्हीं दिनों नीलम के पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन देने से मना कर दिया था। नीलम बहुत ज़्यादा परेशान थी और रोए जा रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, ना ही उसके रोने की कोई परवाह थी। मैंने एक बार भी उसे झूठी तसल्ली नहीं दी थी। खैर, मेरी तनख्वाह इस बार अच्छी थी। मैंने सोचा कि मैं नीलम को कह देता हूँ कि अब वो जो चाहे कर सकती है और मैं उसे तलाक के बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन जब मैंने ये बात नीलम से कही तो वो कहने लगी, देखिए मुझे अभी तलाक नहीं चाहिए। मेरा बाप बहुत बीमार है, इतना बड़ा सदमा सह नहीं सकता। उसने नम शब्दों में कहा था। अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करने लगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने कंधे उचका दिए और लापरवाह हो गया। उन्हीं दिनों अपने ऑफिस की कलीग सुहानी से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। पहले हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई। अब मैं रात भर सुहानी से बातें करने लगा था, अपने कमरे में और नीलम के सामने ही करता था। नीलम खामोश रहती, लेकिन एक बार कहने लगी, ये क्या तरीका है, आपको शर्म नहीं आती? पत्नी को छोड़कर रात रात भर दूसरी औरतों से बातें करते हैं। मैंने कहा, मेरी पत्नी बनने का तुम्हें शौक है, मुझे नहीं। पत्नी बनाने का तुम्हें कोई शौक नहीं है। मैं तो तुम्हें आज़ाद कर देना चाहता हूँ। अब अगर तुम्हारा बाप बीमार है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने वैसे भी इतने पैसे कमाने लग गया हूँ कि मेरे माँ बाप ने अगर मेरा साथ छोड़ भी दिया तो मैं किराए का घर लेकर रह सकता हूँ, दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, बल्कि करूँगा। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसे ढोल औरत के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता। लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बात सुनकर वो चुप सी हो गई थी। 4-5 महीने गुजर चुके थे और मैं उधर सुहानी का दीवाना हो गया था। मैंने जब अपने माँ बाप से दूसरी शादी की बात की तो वो तो हत्ते से ही उखड़ गए। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? मेरे माँ बाप की बात में दम इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाने लगा था। उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने सुहानी से शादी कर ली और उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई थी। मेरी पत्नी सुहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके आगे मैं कुछ भी नहीं लगता था। अगर उसके साथ मैं कहीं बाहर जाता तो उसकी दूध जैसी गोरी सफ़ेद रंगत के आगे मेरा सांवला रंग और भी काला लगने लगता था। लोग हमारी जोड़ी को देखकर अजीब अजीब बातें बनाते। हम साथ होते तो लोग हमें ब्लैक एंड वाइट की जोड़ी कहते, चिढ़ाते थे। हम एक पार्टी में गए तो सुहानी की दोस्त मुझे देखकर उसे अलग ले गई। कहने लगी, तुम्हारा पति तो तुम्हारे आगे लंगूर लगता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी जवान खूबसूरत लड़का अपना सकता था। मैं भी वहीं पास ही खड़ा था। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जब हम वापस घर आए तो मैंने सुहानी से कहा कि तुम्हारी दोस्त बहुत बदतमीज है। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। कहने लगी, क्या बदतमीजी की है उसने? मैंने कहा कि वो मुझ में कमियां गिनवा रही थी और तुम खामोश खड़ी रही। कहने लगी, तो गलत क्या है? तुमने अपनी रंगत देखी है? मैं तो कहीं पार्टी में जाती हूँ तो शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। वो ठीक ही तो कह रही थी, मुझे तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था, बस मैं ही तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो सुहानी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गया था। अब तो वो मुझसे बात बात पर लड़ने भी लगी थी। बात बात पर मेरी रंगत पर मुझे ताने मारने लगती और मैं चुपचाप सुनता रहता। वो मेरे साथ इसलिए रहती थी कि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। बहुत जल्द कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी भी मिलने वाली थी कि अचानक ही एक दिन मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया।
बहुत बुरी तरह से मेरी बाइक सामने आते ट्रक से टकराई थी। ट्रक का टायर मेरी टांग से गुजर गया था। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर मेरी आधी टांग काट चुके थे। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। सुहानी उस समय हॉस्पिटल में ही थी। जब मुझे होश में देखा तो मेरे पास आ गई। मैंने कहा, मेरे माँ बाप को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुहानी की खातिर मैंने अपने माँ बाप को नाराज़ किया था और सुहानी से शादी के बाद मैंने पलट कर भी अपने माँ बाप की खबर नहीं ली थी। सुहानी कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप को खबर करो और उनके साथ ही चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। काले तो तुम पहले ही थे, अब तो लंगड़े भी हो चुके हो। एक टांग तुम अपनी एक्सीडेंट में खो चुके हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, सुहानी, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है और बहुत जल्द मैं अपना इलाज करवा लूँगा। मेरी कंपनी पैसा देगी। कहने लगी, कौन सी कंपनी? बॉस ने तो जब से तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी है और ये सुना है कि तुम अपाहिज हो गए हो, तो उन्होंने तुम्हारी जगह किसी और को रख भी लिया है। खैर, वो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में थमाकर कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे देना। ये कहकर वो जा चुकी थी और मैं हक्का बक्का उसे जाता देखता रहा। कुछ देर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था कि पत्नी ऐसी भी होती है। मैं बहुत परेशान हो गया था। इसी टेंशन में मैं सूख कर कांटा हो गया था। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया था। मेरे मम्मी पापा, मेरे बहन भाई सब तड़पते हुए मेरे पास पहुँचे थे। यहाँ तक कि नीलम भी आई थी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान हुआ था। मुझे तो लगा था वो अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वो तो मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आए थे। ये मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी। मेरे माँ बाप मेरे साथ लगे रोए जा रहे थे। मेरे पापा मेरे पास बैठे कहने लगे, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना। मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। नीलम मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और मैं हैरान था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैंने तो उसे कभी कोई खुशी दी ही नहीं थी। हमेशा उसे मोटी ढोल कहकर पुकारता था, उसे ताने देता था। जब तक वो अपनी जॉब पर होती, मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे संभालती थीं। मेरे पापा भी मेरे बहुत ख्याल रखते थे। मैं तो उनके सामने नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांग चुका था। वो कहने लगे, हमने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की बहुत अच्छी थी, लेकिन तुमने दिखावे की खूबसूरती को पसंद किया। जो व्यवहार तुमने नीलम के साथ किया, कोई और होती तो ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखती रही। तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा की तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी, घर में भी तंगी आ गई थी। सारा खर्चा नीलम ने ही उठाया था और तुम्हारे पापा की सेवा भी बहुत की थी। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने बाकी उसके साथ गलत किया था, वो जैसी भी थी, लेकिन उसने भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर और मुझे लेकर सपने सजाए होंगे, लेकिन मैंने उसके सारे सपनों को तोड़कर किरची किरची कर दिया था। जब वो ऑफिस से आई तो मेरे लिए खाना बनाकर मेरे पास आ गई। मेरे सामने ट्रे रख दी। कहने लगी, आप खाना खा लें तो मैं आपको नहला देती हूँ। मैं खाना खाने के लिए ट्रे उससे हाथ से ली, लेकिन खाना खाने की बजाय उसे साइड पर रख दिया और नीलम का हाथ थाम लिया। ये देखकर वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, नीलम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसने अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिया। कहने लगी, ये बातों का समय नहीं है। 2 महीने में ही नीलम ने इतने पैसों का इंतजाम कर लिया था कि मेरा ऑपरेशन हो जाता और एक नकली टांग लग जाती, और यही हुआ। नीलम के इंतजाम किए हुए पैसों से मेरा ऑपरेशन हुआ, नकली टांग भी लग चुकी थी। उससे ये हुआ था कि मैं अब लंगड़ाकर चल फिर सकता था, नौकरी भी दोबारा से करने लगा था। मैं तो उसका जितना भी धन्यवाद करता उतना कम था। मैं चाहता था अब उसे वो मोहब्बत दूँ जिसकी वो हकदार है, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता वो मुझसे दूर हो जाती। एक बार मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि मेरे पास बैठो, लेकिन वो मेरे पास नहीं बैठी। वो मेरी सेवा करती थी, मेरे लिए खाना लेकर आती, मेरे सारे काम करती, लेकिन मुझसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलती थी। मैंने कहा, नीलम, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि अब मेरे पापा की तबीयत काफ़ी अच्छी है, अब आप मुझे तलाक दे सकते हैं। ये सुनना था कि मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, नीलम, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगा? तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। वो कहने लगी, वो मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर दिया है। किसी को अपने सामने तकलीफ में नहीं देख सकती। आपके पापा को भी नहीं देख पाई थी और ना ही आपको देख सकी। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे पापा इतना बड़ा सदमा सह न पाते। मैंने अपने घर में किसी से इस बात की चर्चा नहीं की थी कि आपने दूसरी शादी कर ली है। ससुराल में भी खामोशी से समय गुजारती रही, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। आप भी ठीक हो गए हैं, आपकी नौकरी भी लग चुकी है। कोई भी खूबसूरत लड़की आपसे फिर शादी के लिए तैयार हो जाएगी
और वैसे भी मुझ जैसी ढोल लड़की आपके साथ कहाँ जचती है। मैंने उसका हाथ दोबारा से पकड़ लिया, इस बार बहुत मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, मैं कौन सा खूबसूरत हूँ, मेरी रंगत भी तो सांवली है, मुझे कोई भी लड़की तुम्हारे अलावा स्वीकार नहीं कर सकती। सुहानी की बातें मुझे याद आने लगी थीं, किस तरह से वो मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मैं भूल गया था कि मेरे अंदर भी कमी है। सारी कमियां मुझे उस समय नीलम में ही नजर आती थीं। उसका मोटापा नजर आता था, उसका इतना खूबसूरत दिल मुझे नजर नहीं आया था। लेकिन जब आईना मुझे नजर आया तब मुझे सारी हकीकत समझ आई थी। जब मेरी शादी सुहानी से हुई थी और बहुत जल्दी ही सुहानी मुझसे ऊब गई थी, और इधर नीलम ने कभी मुझे पलटकर जवाब तक न दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू तो नीलम के भी ठहरे हुए थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो क्या? बेशक मेरी गलती बड़ी है, लेकिन जो सज़ा तुम मुझे देना चाहो वो दे सकती हो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मेरा ये कहना था, उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। कहने लगी, मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने कहा, नीलम, शर्मिंदा तो मैं हूँ। ये कहकर मैंने नीलम को अपनी बाहों में समेट लिया था। और आज शादी के 1.5 साल बाद मैंने नीलम को उसके हक का प्यार दिया था। मेरी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं और आज भी नीलम वैसी ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। भगवान ने मुझे 2 बेटे भी दिए हैं। किसी की जाहिरी खूबसूरती ना देखें, उसकी रंगत मोटापे को देखने की बजाय उसकी खूबसूरत परवरिश और उसके संस्कारों को देखें, ताकि आपका घर स्वर्ग बन सके, जैसा कि मेरा घर बना था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी थी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।